Hello students, I am Ekta Gaur with my second video. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सेल, अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स, अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक cells. Okay, in this video I am going to tell you about the historical background of cell. So what is the meaning of historical background? Actually में how does सेल एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, सेल इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कैसे की, हु टेल्स अस अबाउट द सेल, हमें सेल के बारे में किसने बताया. सो दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल. सो यू कैन गेट दिस लाइन एज अ क्वेश्चन एंड अनदर वन क्वेश्चन यू कैन गेट about the same thing, that what is the discovery of cell, who are the discoverer of cell. Okay, and another one thing that you can get evolution of cell. So how can we say the word evolution? Evolution means the gradual change. That means any one thing can show the change with the time period. Okay, same like about the cell, we didn't get information in one day. हमें एक दिन में सेल के बारे में नहीं पता चला, हमें बहुत लंबे टाइम में पता चला कि एक्चुअल में सेल होती कैसी है, सेल के अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और सेल किस तरह से फंक्शन करती है. तो आज हम जानेंगे, आज हम लर्न करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. और ये मेरी आप सबको एडवाइस है बच्चों कि जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ, इफ यू विल मेंटेन वन रजिस्टर देन इजीली यू ऑल कैन लर्न about every topic. Okay, so I hope that you all are keeping a register with you, you all are writing everything from my slides. Okay, so बच्चों, cell discovery started by Antony von Leeuwenhoek. He was the Dutch scientist. Okay, the first person to look at water using a single lens microscope in the mid 1600s. So he was that person who has given the idea of the microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप उसने बनाया नहीं था, लेकिन उसने सिंगल लेंस यूज करके एक माइक्रोस्कोप का थॉट दिया था. ठीक है, and he was surprised to see the water was full of living things and he has given the name animal cubes. अब उसने ये भी बता दिया था कि कुछ जो वाटर है वो सब लिविंग थिंग्स से बना हुआ है. मतलब उसने कुछ डिस्कवरी नहीं की थी, लेकिन एक थॉट्स के बाद ही कहीं डिस्कवरी हो सकती है. तो उन्होंने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये काम किया कि उन्होंने एक आइडिया दिया. ठीक है, और लेटर ही स्टडीड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल, he did the lots of work regarding the cell. Okay, तो उसमें जब उन्होंने देखा कि वाटर है उसमें जितनी भी लाइफ, उसमें लाइफ है, जितनी भी चीजें हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, उसको उन्होंने टर्म दिया एनिमल क्यूब्स. एनिमल क्यूब्स द स्टडी ऑफ द स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड ही इंट्रोड्यूस अस विद एडवांस माइक्रोस्कोप और मॉडर्न माइक्रोस्कोप. अब उन्होंने ही हमें एडवांस माइक्रोस्कोप, जो आज हम प्रेजेंटली माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, वो किसने बनाया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने. तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, एज अ क्वेश्चन यू हैव टू लर्न कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था. उसने एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया था, और यह मॉडर्न माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने. ठीक है, हुआ ये डिस्कवरी के बाद था. ठीक, इन्होंने पहले थॉट दिया, सिंगल लेंस का एक थॉट दिया, उसके बाद में इन्होंने बताया कि वाटर जो है वो फुल ऑफ लिविंग थिंग्स है, एंड देन ही इंट्रोड्यूस अस विद द एडवांस माइक्रोस्कोप और मॉडर्न माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब डिस्कवरी कहाँ से एक्चुअल में शुरू हुई? रॉबर्ट हुक, ही वाज द इंग्लिश साइंटिस्ट. रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया जिसमें बॉटल का एक रबड़ का जो कैप आता है, ही टुक द पीस ऑफ दैट and he assembled few things like a lens, mirror, and a tubular like part of a bottle, and he arranged all the things in a form of microscope. जैसे आज हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उन्होंने केवल उसको assemble किया, and then he was able to enlarge the image of cork. उसने उस cork की इमेज को enlarge कर दिया. ठीक है,
अब जो उन्होंने असेंबल करके माइक्रोस्कोप बनाया उसको नाम दिया गया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो आपको बच्चे क्या याद करना है यहाँ पर कि रॉबर्ट हुक ने किस में सेल की खोज की? कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क वॉज द डेड पार्ट ऑफ द थिंग एंड किस क्या चीज बनाई? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। अब नॉट ओनली इन दैट dead cork he has seen the parts of the cells or chambers of the cells, he took the life living part of the plants also। उसने क्या लिया? बार्क ऑफ द ट्री लिया। तो बार्क ऑफ ट्री होता है उसको भी हम कॉर्क ही बोलते हैं, ठीक है। तो बार्क ऑफ द ट्री, बार्क किसको बोलते हैं? जो पेड़ों के ऊपर छाल होती है, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द कॉर्क। तो उन्होंने उस कॉर्क को लिया और उसको भी ऑब्जर्व करके देखा, देन ही फाउंड द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द कंडीशंस। उसने पाया कि इन सेल्स में भी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उन चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स नाम दिया, ठीक है। अब उन्होंने सेल्स नाम ही क्यों दिया? इसके पीछे भी एक रीजन है। He observed tiny geometric shapes in a piece of cork and named them cells because they reminded him of the small rooms for the prisoners। अब जो लैटिन लैंग्वेज में जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिनमें कैदियों को रखा जाता था, वो उसमें उनको सेल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए नेचुरल सी बात है, आप अपनी लैंग्वेज में यूज करोगे तो आप उसको कमरा बोलोगे, लेकिन वो लैटिन लैंग्वेज में वहां पर छोटे छोटे जो कमरे होते थे उनको सेल बोला जाता था। तो रॉबर्ट ने उन लिटिल रूम्स को क्या कहा? सेल। आपको यहाँ पर इस वर्ड को याद रखना है कि जो लिटिल रूम थे उनको उसने सेल कहा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैथियास श्लीडेन, जर्मन साइंटिस्ट। He observed different plants and concluded that all plants are composed of cells। अब ये मैथियस श्लीडेन थे, ही वॉज बॉटनिस्ट। ये जर्मन के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे। ही वॉज स्टडिंग ऑन द प्लांट्स। इन्होंने जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया तो इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी इसी तरह की सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इनका कंप्लीट नाम नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स में इनका कंप्लीट नाम नहीं है, ओनली श्लीडेन इज गिवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट इज द थियोडोर शॉन। ही इज ऑल्सो अ जर्मन साइंटिस्ट बट ही वॉज द जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो केवल एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। He made observations that all animals are composed of cells। अब शॉन ने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल्स के बारे में सेल से ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर इनके दोनों के नाम आपको केवल श्लीडेन एंड शॉन करके दिया हुआ है क्योंकि दोनों ने लगभग एक जैसा काम किया। एक ने प्लांट्स के ऊपर काम किया और एक ने एनिमल्स के ऊपर काम किया, ठीक है। और फिर इन दोनों ने अपने दोनों वर्क को मिला दिया। अब व्हाट डिड दे डू? टुगेदर दीज मैन डेवलप द सेल थ्योरी। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक प्रिंसिपल बनाया, उसको बोला गया सेल थ्योरी। एक सेल थ्योरी डेवलप कर दिया जिसमें लिखी गई बातें बिल्कुल प्रूफ हो चुकी थी। व्हाट वाज अबाउट द सेल थ्योरी? एज सेल थ्योरी प्रूव्ड, नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। अब सेल थ्योरी देने के बाद एक कंफर्मेशन हमारे पास था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए होते हैं। Another one thing is the cell is the basic unit of organization of organisms। जो सेल है, सेल ही सभी ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो फंडामेंटल यूनिट क्यों है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, फंक्शनल यूनिट क्यों है। तो यदि आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट प्लीज गो एंड सी द फर्स्ट वीडियो, ओके। एंड थर्ड कंडीशन इज ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो भी सेल्स हैं वो अपने आप कभी भी नहीं बनेंगी, दैट दे विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले से ही मौजूद होगी सेल्स, केवल उसी से ही बनेंगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वॉज द स्कॉटिश साइंटिस्ट, ठीक है। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? He observed that all cells contained a prominent structure।
that appear to be a blob in the center of the cell. It is the nucleus. अब रॉबर्ट ब्राउन ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की कि जो सेल है उसकी केवल आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो अंदर से भी थिक है। कोई ना कोई पार्ट ऐसा है जो उसका बहुत थिक है और वो उसका सेंट्रल बॉडी बना रही है, वो उसकी सेंट्रल बॉडी को फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब उन्होंने उसको न्यूक्लियस क्यों कहा? क्योंकि किसी भी सेंट्रल बॉडी के लिए जो किसी भी चीज से सराउंडेड होता है उसके लिए न्यूक्लियस टर्म थी। अगेन इट वाज द लैटिन टर्म। ठीक, एज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस से ही हमारी बॉडी कंट्रोल्ड है। सो इट वाज द फैबुलस डिस्कवरी। तो डोंट फॉरगेट दिस नेम दैट रॉबर्ट ब्राउन इंट्रोड्यूस्ड अस with the nucleus. Who discovered the nucleus? Robert Brown discovered the nucleus. And nucleus is the brain of the cell. Nucleus controls all the activities of the cell. ठीक है, आई होप कि आप सब लोग लिख रहे होंगे, आप लिखेंगे तो ये मेरा बिल्कुल बिलीव है कि आप कभी भी इस डिस्कवरी को नहीं भूलेंगे। ये केवल आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, आप कंपटीशन लेवल पर भी जाते हैं तो भी आपसे इन साइंटिस्ट के बारे में लगातार पूछा जाता है। तो बेटर है कि आप सब लिखेंगे इसको और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यस मैम वी आर राइटिंग रुडोल्फ वर्चो। Now, Rudolf Virchow concluded that the nucleus was the structure responsible for cell division. Now, after the discovery of nucleus, it was the great achievement for the different organisms. Those are present on the earth. Because Rudolf Virchow introduced us with the cell division. Just I would like to tell you about the cell division. Cell division एक वो process है जिसकी वजह से genetic कंडीशंस पॉसिबल है इस धरती के ऊपर। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी तब तक कोई भी नया जीवन शुरू नहीं हो सकता। तो इट वाज अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी फॉर द सेल। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रुडोल्फ वर्चो प्रूव्ड दैट एवरी सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल है वो किसी भी पुरानी सेल से ही बनेगी। उसके जैसी प्री एग्जिस्टिंग, उसके जैसी एक सेल इस धरती पर होनी ही चाहिए। जैसे कि एक मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री विल गिव द मैंगो ट्री ओनली, ऑरेंज ट्री विल गिव ऑरेंज ट्री ओनली, एंड ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली ह्यूमन बींग्स। कैट हैज टू प्रोड्यूस किटन ओनली, डॉग हैज टू प्रोड्यूस ओनली पपीज। ठीक है ना, क्योंकि जिसकी जैसी सेल होगी वो उस सेल को ही बना सकता होगा। In his language, he said omnicellula e cellula. So this is a line which is having the meaning every cell is derived from pre-existing cell. अब बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट डज इट मीन एंड हु हैज सेड अबाउट omnicellular e cellula। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कीजिए। ठीक है, नाउ जे परकिंजे ही वाज द ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1839 फॉर प्लांट सेल विच इज लिविंग फ्लूइड इनसाइड द सेल। अब ये जो जे के परकिंजे हैं उन्होंने बताया कि सेल अंदर से ड्राई नहीं है, it is having a fluid like material. So he has given the name to that fluid like material is protoplasm. So this protoplasm term is very important for you. So just you have to learn and you have to connect it with the Purkinje, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, who coined the term protoplasm. So just with the P and P for protoplasm, P for Purkinje, easily you can learn it. And it is also plant cell, क्योंकि जो भी फ्लूइड सेल के अंदर भरा होता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और यही ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है, इसलिए प्लांट प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्लांट सेल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। ठीक है, आपको ये रट लेना है, आपको हर साइंटिस्ट का वर्क, हर डिस्कवरर का वर्क आपको अच्छे से रट लेना है।
After this discovery, we come to know about the different kind of microscopes. Compound light microscope was the first one. In this, we can use the two or more glasses to magnify objects. तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी भी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं. ठीक है. इट कैन मैग्नीफाई अप टू 1500 टाइम्स. ये किसी भी चीज को 1500 टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकता है. Later, we come to know about the electron microscope, and after that, we come to know the different sizes of the cell. Cell size. So, cell size is limited by a cell surface area to volume ratio. So, after discovery of the electron microscope and compound light microscope, we come to know about the sizes of the internal cells and the external cells. Internal cells as the heart, as the kidneys and the different cell organelles which are present in cell. तो ये सभी cells internal cells हैं, जैसे कि आपका heart हो गया, पेट हो गया, stomach हो गया, तो ये सब internal cells हैं. They are having a particular structure, particular surface area, particular volume. ठीक है ना. तो उनके अकॉर्डिंग है, जैसे स्टमक है तो एक स्टमक का साइज एडल्ट में अबाउट टू सेम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है. तो ये हमने कैसे जाना? हमने तब जाना जब हम किसी भी चीज़ की सेल्स को हम स्टडी कर पाए कि इसमें इतनी सेल्स हैं और इस तरह की सेल्स हैं, तो इसका साइज केवल इतना ही हो सकता है. ठीक है. अब नाउ सेल्स गेट लार्जर, नीड मोर न्यूट्रिएंट्स, रिलीज मोर वेस्ट. नेचुरल सी बात है, सेल्स बहुत बड़ी होंगी, उनका न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा एंड दे विल रिलीज मोर वेस्ट. सेल्स छोटी होंगी, जैसे कि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, दे आर वेरी स्मॉल सेल्स, बट इफ वी कंपेयर इट विद द व्हेल्स, विद द एलिफेंट्स, सो they are having the larger cells. Number of cells are more and they have the greater cells also. So it was about the discovery of the cell. In my next video, I will continue about the components of cell. So you have to continue to watch my video, and just you have to like. If you want to continue, just please like it, subscribe it. Then only you can get my new updates easily. Share with your friends. मेरे चैनल को सपोर्ट करें जिससे आपको ऑनलाइन एक कंप्लीट नोट्स विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो सके. ओके बच्चों, टू सिक्योर योर फ्यूचर, फॉलो द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन and follow the step to join my classes. My classes are available on Aroma app too. So you can download Aroma app and you can continue your work and your studies. Have a great day. Have a nice day. I will wait for your subscription